Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPF for 2025 examination, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 15 MCQs a day, and as part of which today we are going to see yet another interesting topic from labor laws and industrial relations, and that is industrial relations में से topic है Indian labor force. ठीक है, चीफ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, एंड हाउ दे प्ले देयर रोल इन मेंटेनिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो सब हम इसमें देख सकते हैं. एंड इफ़ यू लुक एट द topic, that is the subject labor laws and industrial relations, you know, one of the important topics for the UPSC EPF examination, be it APFC और A और EO, क्योंकि दोनों में भी देखेंगे तो एटलीस्ट 15 प्लस MCQs इसमें से आते हैं. एंड उस 15 प्लस MCQs में भी अगर आप अच्छे से बेसिक्स भी पढ़ लोगे तो 10 प्लस तो बहुत आराम से आप क्लियर कर लोगे. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज दैट दिस टॉपिक हैज़ गॉट एंड द काइंड ऑफ हाई स्कोरिंग पोटेंशियल दैट इट हैज़ गॉट. सो इम्पॉर्टेंट है. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज़, हम इसमें क्वेश्चंस के बेसिस में आपको करवा रहे हैं इस क्लासेस में, सो दैट आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाए एंड रिवीजन भी हो जाए. ठीक है, विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन, बट बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. EduTap हैज़ कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर द UPSC EPFO एग्जामिनेशन, जहाँ पे it is like a one point source of your आंसर्स टू ऑल योर FAQs. जो भी आपके UPSC EPFO के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के जर्नी में आने के जो क्वेरीज आते हैं ना, उन सबका वन पॉइंट सोर्स है आंसर्स के लिए. एंड हियर यू कैन फाइंड जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्पेशली डी कोडेड सिलेबस क्या है, एंड एलिजिबिलिटी क्या है, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आप इस गाइड बुक के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड विद द सॉल्व्ड PYQs. ओके, इससे क्या है, जो आपका किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. दैट विल हेल्प यू अ लॉट मोर इन स्मूदनिंग योर जर्नी, जो भी आपका प्रिपरेशन जर्नी है फॉर दिस एग्जामिनेशन. एंड द लिंक ऑफ दिस गाइड बुक हैज़ बीन शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो 1 और 2 स्टेप्स, ज़्यादा भी नहीं, जस्ट 1 और 2 स्टेप्स से आपको फॉलो करेंगे तो द गाइड बुक वुड बी डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स, एंड you can take that help and make your journey more smooth and successful. ठीक है, so please download the guidebook for your preparation journey. Now let's start today's session. So according to the International Labour Organization, the term employed includes which of the following. जैसे ILO ने बताया, you know, there are various terms that definitions उन्होंने दिया है. One of that is the term employed, who is considered employed. So any person above a specific age, क्योंकि हर कोई तो जॉब नहीं कर सकता, चाइल्ड है तो लेबर नहीं कर सकते, so above a specific age engaged in economic activity during whatever the reference period that is being referred to here. So उनको बोलेंगे हम लोग yes they are employed. So here B is the correct answer. ठीक है. Now moving on to our next question. In the context of employment categories, a person who works temporarily at a construction site for daily wages is best classified as. Now there are various kinds of employment categories. एक तो entrepreneur हो सकता है, permanent employed हो सकता है, casual wage labor हो सकता है. So here the person, he is temporarily being employed at a construction site, daily wages के लिए एक दिन मिलता है, एक दिन नहीं मिलता है. So here he is a टेम्पररी एम्प्लॉय तो है, लेकिन उसका एक टिपिकल वर्ड है एंड दैट इज कैजुअल वेज लेबरर. सो हियर दिस पर्सन कैन बी क्लासिफाइड एज ए कैजुअल वेज लेबरर. ठीक है, सो हियर A इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द NSSO क्लासिफिकेशन, NSSO जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कई सारे सर्वेस कंडक्ट करती है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. सो हियर अंडर दिस NSSO they also do for this लेबर डाटा भी इकट्ठा करती है. अ वर्कर एंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 1 hour ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक विल बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड अंडर. उसमें भी कई
क्लासिफिकेशन में टाइप्स हैं, जैसे कि यूजुअल स्टेटस है, मतलब लास्ट 365 डेज में उन्होंने कितना कितने दिनों के लिए वो काम पे गए हैं, बेस्ड ऑन दैट दे विल बी एबल टू गॉज कि कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, वो सब, ठीक है। फिर उसमें भी फिर प्रिंसिपल स्टेटस या सब्सिडरी स्टेटस, मेन जॉब क्या है, कई बार कोई टीचर होती है, नाउ टीचिंग जॉब उनका प्रिंसिपल स्टेटस है, मेन है, लेकिन कई बार वो सब्सिडरी वर्क भी करते हैं, मतलब कोई ट्यूशन्स देती है या लाइब्रेरियन की तरह काम करती है संडेज़ के दिन, उस तरह से। सो दोनों ही उसमें कवर होता है। एंड दूसरा टाइप है वो डाटा इकट्ठा करने वाला, जो है करंट वीकली स्टेटस, मतलब उस पर्टिकुलर वीक में अगर उन्होंने एक वर्कर कोई 1 घंटे के लिए भी काम किया है, देन विल कंसिडर देम एज एम्प्लॉयड, ओके। एंड करंट डेली स्टेटस में डेली कितने घंटों के लिए काम मिल रहा है, अगर लेस देन 4 आवर्स मिल रहा है पूरे दिन में, तो हम लोग बोलेंगे कि हाफ डे वर्क इसको मिला है। 4 या उससे ज़्यादा मिला है तो विल से दैट ये तो फुल्ली एम्प्लॉयड है। सो हियर बेस्ड ऑन दैट, सो हियर द रेफरेंस वीक वी आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 1 आवर, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट वीकली स्टेटस, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस करंट डेली स्टेटस, जो अभी मैंने समझाया आपको वहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू। सो हियर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिटरमाइंड फॉर ईच डे, हर दिन का देखते हैं, ऑफ द रेफरेंस वीक विथ 4+ आवर्स ऑफ वर्क कंसिडर्ड अ फुल डे वर्क उसको मिला है, ठीक है। एंड लेस देन 4 आवर्स का काम मिला तो ही विल से दैट इसको फुल डे का वर्क नहीं मिला, हाफ डे का वर्क मिला है, ठीक है। सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर। द caste system historically restricted occupational mobility because, ओके जैसे ऑक्यूपेशन से कई बार वो हेरिडिटरी होते हैं या ऑक्यूपेशनल caste based occupations भी होते हैं। सो हियर दैट हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, मतलब एक ऑक्यूपेशन वाला दूसरा के ऑक्यूपेशन में नहीं कर सकता है, ओके। एंड स्पेशल विलेजेस में बहुत स्ट्रिक्ट है, वाई, बिकॉज द ऑक्यूपेशंस आर हेरिडिटरी एंड दे आर caste based, बिकॉज ऑफ विच द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, वेयर caste system has historically restricted that, okay, because of these two main reasons, क्योंकि एक तो caste based है एंड दूसरा है hereditary, ठीक है। so B is the correct answer. Labor as a subject in the Indian Constitution falls under which list, and ये previous एक क्वेश्चन में भी आया था एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर एक्चुअली दोनों मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, सेंट्रल का दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में पॉलिसीज़ फ्रेम करना, उसको उसका लेबर एज सच उनका वेलफेयर देखना, रिलेशंस मेंटेन करना, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस में उनका कई सारी चीज़ें हैं। सो दैट ऑल कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। Moving on to our next question, which authority heads the enforcement of labor legislation at the central level? Now when we talk about the labor legislation, जो भी labor machinery है, you can say labor legislation machinery है, central level में हमारा most important है chief labor commissioner, ओके वो सबसे ऊपर पोजीशन में होंगे यहाँ पे हेडिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। वही स्टेट लेवल पे लेबर कमिश्नर होते हैं जनरली, okay. So here D is the correct answer. Moving on to our next question, which of the following is not a function of DGFASLI, that is Directorate General Factory Advice Service and Labor Institutes, which is under the Ministry of Labor and Employment. Now इनका मेन काम है जो function है, that is conducting the occupational safety inspections, executing programs for the workers welfare, framing policies on industrial health and factories में किस तरह से केयर लाना है, including dock workers का भी जो welfare या occupation है वो सब यही देखते हैं, that is occupational safety inspections, everything, but they do not look into regulating the minimum wages across industries. इसका तो खुद का एक act भी है, तो why they would interfere in that? So here B is the correct answer here, because it is not the function of the Directorate General Factory Advice Service and Labor Institutes, ठीक है। Moving on to our next question, which of the following best explains the migratory nature of Indian labor? Now Indian labor तो migrate होता है, इसका मतलब they keep on, they move from one place to another in search of work. So is it that only restricted to urban to rural, rural to urban, or urban to rural, or only seasonal migration या permanent settlement of rural population in urban slums?
ये एक्चुअली इट अकर्स बोथ विद इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज कई सारे हैं. ओके, इट्स नॉट दैट एक इसमें है. अगर विद इन इंडिया में रूरल टू अर्बन सीजनल माइग्रेशन भी होता है, विलेजेस टू अर्बन एरियाज द मूवमेंट होता है ऑल दैट, बट अगेन अब्रॉड भी होता है जहाँ जाके फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज दे गो एंड वर्क देयर. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर व्हेन वी लुक एट द माइग्रेटरी नेचर. इट इज बोथ विद इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल. Child labor in India continues to exist despite multiple laws and policies. No doubt कई बार हम लोग न्यूज़ में भी देखते रहते हैं कि चाइल्ड लेबर की वजह से यहाँ पे इतने लोगों को अरेस्ट किया गया है, इतने लोगों के ऊपर मतलब जो भी पकड़े गए एंड ऑल दैट. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट डायरेक्ट एंड प्राइमरी ड्राइवर फॉर चिल्ड्रन बीइंग कंपेल्ड इनटू द वर्कफोर्स. कई सारे रीजंस है, कई सारे रीजन है जहाँ पे चिल्ड्रन आर बीइंग कंपेल्ड, बट दिस इज़ वन मेजर रीज़न. ठीक है, एंड हियर लैक ऑफ ट्रेड यूनियंस ऐसा कुछ नहीं है. लार्ज फैमिली साइज है नो डाउट टू सपोर्ट देम अगेन, बट दैट्स नॉट द प्राइम ड्राइवर. सीजनल माइग्रेशन यस ये भी है, लेकिन बट एज आई सेड अगेन ये प्राइमरी ड्राइवर नहीं है. Poverty and the economic necessity of the families, it is a direct and primary driver that is compelling the children into the workforce. ये A is the correct answer. मतलब reasons अभी है ना, एटलीस्ट 2-3 रीजन्स तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, लेकिन हमें मोस्ट डायरेक्ट एंड प्राइमरी ड्राइवर चाहिए एंड दैट इज ए हियर. पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक नेसेसिटी. कई बार ऐसे ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होता है, please be careful. The Central Industrial Relations Machinery was set up in April 1945 on the recommendations of the Royal Commission on Labour in India. Its primary function is, now यहाँ पे कई सारे लेबर लेजिस्लेशंस तैयार किए गए थे, मतलब लॉस एक्सेट्रा, बट अगेन those were not being able to be established or enforced in various established especially under the central government. So this Central Industrial Relations Machinery, it has been launched or set up to enforce provisions of the labor legislation in industries under the central government. जो central government के अंडर जो major industries आते हैं उसमें labor legislation measures enforce करने के लिए CIRM launch किया गया था. एंड क्योंकि उससे पहले भी कई सारे स्लोली लेबर वेलफेयर या उनके कई सारे एजुटेशन हो रहे थे इन ऑर्डर टू आंसर देम वेरियस एक्ट्स एंड लॉस वे सेटअप, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा था, फॉर विच दे हैव कम अप विद दिस. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द NSSO डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस वर्कर्स. मैंने अभी पहले भी समझा दिया था व्हेन वी हैव लुक्ड इनटू दैट, ओके, व्हाइल वी वर लुकिंग इनटू द NSSO surveys. Suppose a farmer spends most of the year cultivating his land, but during lean months works as a construction laborer for a few weeks. How will NSSO classify him? अब उसका principal status क्या है? फार्मर है, फार्मिंग. सब्सिडरी स्टेटस क्या है उसका? कंस्ट्रक्शन वर्कर है. सो while compiling the data they will take these both कि ये प्रिंसिपल स्टेटस में फार्मर है एंड सब्सिडरी स्टेटस में कंस्ट्रक्शन वर्कर है करके. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अकाउंट्स फॉर लेस दैन 10% ऑफ द वर्कफोर्स. मतलब बहुत पुराना डाटा है, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ अवेलेबल करेंटली ऑफिशियली. सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बहुत कम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा वर्क चलता है. विद इन दिस सेक्टर एज पर द 2010 डाटा जो अवेलेबल है, अराउंड 2/3 ऑफ द वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड इन. एक तो हम बोल रहे पूरे इसमें 10% वर्क फोर्स ही है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है अच्छे से एम्प्लॉयमेंट. Now we are saying from that 10% also around 2/3 work in which सेक्टर, मतलब किस में है? सो इसमें दे आर इनटू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. ठीक है. Yes, moving on to our last question for today. The feminization of the Indian labor market is marked by trends such as casualization, part-time contracts, and freedom of hire and fire. Why do employers often prefer hiring women under these conditions? ओके, वाई अगेन इसमें बार बार ये सब करना तो पेनफुल है, बट स्टिल दे आर डूइंग दिस इज बिकॉज मेनी ए टाइम्स वुमेन एक्सेप्ट लोअर पे एंड दे हैव लेस बार्गेनिंग पावर.
because of this, most of the employees they often prefer hiring women so that they can be बहुत आराम से they can work at lower pay and at the same time hire and fire method. So here C is the correct answer. So this is all from my end. I hope that you have liked these questions and ये आप अपने preparation में ये आपके use हो जाए. And before winding up, एक छोटा सा announcement है from EduTap. EduTap has come up with the launching of 3 courses for all those students who are targeting the upcoming UPSC, EPFO, APFC and EOR AO 2025 examinations. So इसमें सबसे पहला आता है master course. Now ये उन बच्चों के लिए the best है जो चाहते हैं कि they should have one point source of content. जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स है इस एग्ज़ाम के लिए उन सब्जेक्ट्स के लिए एक ही जगह पे इनको पूरा कंटेंट मिल जाए. ओके, सो हियर यू गेट ऑल दैट इन द फॉर्म ऑफ PDFs, लाइव क्लासेस, चैप्टर क्विजेस, वीडियोस एक्सेट्रा, सो दैट आपका बिल्कुल हर सब्जेक्ट का फुल प्रूफ प्रिपरेशन हो जाए. अलॉन्ग विद दैट एवरी वीक इसमें एक स्ट्रैटेजी सेशन होगा जहाँ पे कुलदीप सर, अब इतना सारा कंटेंट है तो कई बार होता है किस तरह से कैसे यूटिलाइज करेंगे तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, राइट? वो सब वहाँ पे आपको समझा देंगे सर. नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स. नाउ ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक ही ऐसा ये सब्जेक्ट चाहिए फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, बाकी सब मैं खुद से कर लूँगा. एंड कई बार ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो दूसरे एग्जामिनेशंस में नहीं होते हैं, बहुत यूनिक सब्जेक्ट्स है, लाइक योर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस है, और लाइक योर अकाउंटेंसी है, पॉलिटी है. कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल अलग से होते हैं. इन दैट केस जो बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि 2-3 एग्जाम्स के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स उनका हो जाता है. ऐसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के लिए they'll face difficulty. सो फॉर देम उस तरह के कोर्सेस आप यहाँ पे ले सकते हो. स्पेशल सब्जेक्ट, इसमें भी आपको जो भी कोर्स आप लेंगे, जो भी सब्जेक्ट का, यू विल गेट दैट इन द फॉर्म ऑफ PDFs, लाइव सेशंस, नो कंटेंट, नो चैप्टर क्विजेस, वीडियोस, एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड. ठीक है. नाउ थर्ड आता है कोर्स इनका टेस्ट सीरीज. नाउ इसमें क्या है, ये उन बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा जो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन खुद से कर चुके हैं. ये कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरी बार अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड उनका प्रिपरेशन तो अभी हो गया, बट स्टिल दे आर लुकिंग एट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर कुछ रिविजन टाइप का. So for that they can get mock test under this test series wherein they'll get बिल्कुल exam level के papers मिलेंगे and उस practice में they'll also know where they stand and accordingly they can strategize their preparation. Okay, so these are the 3 kinds of courses that are currently being offered by EduTap and इसका जो लिंक है इन कोर्सेज का दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ जाएंगे तो यू कैन गो थ्रू दैट. एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वायरीज रिलेटेड टू दिस कोर्सेज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम ऑन दिस नंबर और यू कैन मेल देम ऑन दिस नंबर और यू कैन डायरेक्टली विजिट देयर साइट हियर. देयर बाय डायरेक्टली आपको परचेज करना है विद यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, सो यू कैन गो थ्रू दैट. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड. आई एम वाइंडिंग अप हियर. थैंक यू वेरी मच. बहुत पेशेंटली आप यहाँ तक आए एंड आई विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड see you all soon with yet another interesting topic in the series. Thank you very much once again. Take care.